Hello students, and this is Prajeet Singh, and now I am going to discuss with you the third unit of income tax law and practices. The topic is computation of income under the head of salary. In that particular session, we are going and sharing with you the section 15, 16 and 17, which covers the computation of income under the head of salary. So basically, this is the lesson outlines, introduction, employer-employee relationship, basis of charges, salary, perquisites and profit in lieu of salary, section 17 में आता है, perquisites, reduction under section 16 or relief under section 89. All these things I discussed with you in that particular topic, computation of income from salary. So basically, it is a very lengthy topic, and it takes time. About 6 to 7 lectures I take in that particular session. So one by one I discuss with you. The first thing is the provision pertaining to the income under the head of salary, which are contained in sections 15, 16 and 17. तो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी विच इज चार्जेबिलिटी अंडर द सेक्शन 15. तो आप देख रहे हैं कि जो सैलरी है वो इनकम जो आती है आपकी सैलरी से वो सेक्शन 15 में आती है. डिडक्शन जो होंगी सेक्शन 16 में आएंगी. इसमें जो डिडक्शंस हैं लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16 IA, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इसमें आते हैं सेक्शन 16 II, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं सेक्शन 16 थर्ड. मीनिंग सेक्शन 17 में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे सैलरी, परक्यूजियस, प्रॉफिट्स एंड लीव एक्सेट्रा आई डिस्कस विद यू. तो ये आपका है. देन मूव्स टू द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो बिफोर एन इनकम कैन बिकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो इट इज वाइटल दैट देयर शुड बी एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड द पेइज द रिलेशनशिप ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज. तो हमें देखना पड़ेगा जो सैलरी टर्म है वो बेसिकली जब भी इनकम जो है बनता है जब वो चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि जो पेयर है और जो पेई है यानी कि जो लपयाने वाला और देने वाला है वो क्या है. रिलेशनशिप जो होता है किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. उससे आधार पर ही हम सैलरी को देख सकते हैं. एज सच द एक्सिस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, तो इसको रिलेशनशिप को हम ये कहते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप इन द साइन ऑफ नॉन एंड एक्सिंग पर्टिकुलर रिसीव्ड्स अंडर द हेड ऑफ सैलरीज. तो जो भी चीजें आती हैं वो हेड ऑफ सैलरी में आ जाता है. नो इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉइज इज इन फुल टाइम एम्प्लॉइज और पार्ट टाइम एम्प्लॉय. ये भी हमें देखना पड़ेगा. या ये मैटर नहीं रखता है कि वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय है या फुल टाइम एम्प्लॉय है, बट वो एम्प्लॉय होना चाहिए. इफ द एग्जांपल ऑफ एन एम्प्लॉय वर्क विद मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो सैलरी रिसीव फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर दैट शुड बी क्लब्ड. ठीक है. अगर कोई है कोई पर्सन है जो या कोई एम्प्लॉय है जो एक से ज्यादा कई जगह काम करता है और उसको कई जगह से सैलरी मिलती है, चाहे वो रेम्युनरेशन के रूप में मिलता है या पार्ट टाइम जॉब करता है या फुल टाइम जॉब करता है, तो अलग अलग तरीके से वो पैसा कमा सकते हैं. वो सैलरी के रूप में उनको क्लब कर दिया जाएगा टू द चार्ज ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. वंस द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज एग्जिस्ट, द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ सैलरी. तो ये जब रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है तो फिर जो भी इनकम उसको होती है वो इनकम उसका अंडर द हेड ऑफ सैलरी आ जाती है. ठीक है. तो आई थिंक यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करते हैं. सो एम्प्लॉय रिलेशनशिप आई डिस्कस विद यू. तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप की बात जो हमने की है वो यहाँ से आते हैं. लेट्स टेक एन केस स्टडी. तो लाइक Katrina she is an actress and employed in Bhansali Films, where she is paid a monthly remuneration of rupees 10 lakh. She acts in various films produced by the various producers. So the remuneration for acting in such films is directly paid to
Chopra films by the different producers and is the amount of received by Katrina is taxable as salary. तो जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, कैटरीना या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस है या कोई भी और पर्सन है जो एक जगह काम करता है फिर दूसरी जगह भी पार्ट टाइम जॉब करता है, तो इस तरह के लोगों को हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग जो सैलरी है, क्योंकि वो वंशाली से देख रहे हैं कि आप 10 लाख रुपीज रेमुनेशन उसको मिलता है मंथली। इसके अलावा वो अन्य फिल्मों में भी काम करती है, अन्य प्रोड्यूसर से भी उनको पैसा मिलता है, वो सब जो मिला के उसकी क्लबिंग करके जो इनकम होती है वो सैलरी के रूप में हम कह सकते हैं। तो इज द amount of received by Katrina is taxable as salary. Will your answer be different? And if she act in the various films and gets fees from the different producers, like the case 1, हम यहाँ देखें तो in case 1 10 lakh rupees that will be constituted salary in hands of Katrina, and since the relationship of member employers and employees exist between the Vansali films and Katrina. And case 2 अगर हम देखें तो if the Katrina acts in various films and gets fees from the different producers, the same income will be chargeable as income. तो ये अगर वो अन्य कहीं से भी लेती है तो भी उसको इनकम जो है आपकी होती है, और उसको अंडर द हेड ऑफ सेल इनकम जो है उसको दिखाते हैं, अंडर हेड ऑफ सैलरी के रूप में देखेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक फॉर गोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी की एक टर्म यहाँ पर आता है। तो फॉर गोइंग ऑफ सैलरी क्या होती है? बेसिकली वन सैलरी एक्वायर्स सब्सिक्वेंट waiver by the employee does not absolve him for the liability of income tax. Such waiver is only an application and hence chargeable to tax. Surrender of salary means, however, if an employee surrender his salary to the central government under the section 2 of the voluntary surrender of salary exempted from tax. ठीक है, कोई व्यक्ति जो सैलरी ले लेता है ना, तो कुछ लोग तो होते हैं जो सब्सिक्वेंट वेवर कर देते हैं, छोड़ देते हैं सैलरी फॉर को करना है, सरेंडर करना है, यानी कि आप अपनी सैलरी को नहीं लेना चाहते हैं, तो दैट कैन बी एग्जम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अलावा प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सैलरी एंड इंडिया is deemed to be occur in arising in India, even if it is paid outside India or it is paid or payable after the contract of employment in India comes to an end। ठीक है, तो जो भी सैलरी है वो बेसिकली अर्न जहाँ होती है उसको हम देखते हैं। अगर वो इंडियन पर्सन है तो जैसे कि हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको बहुत सारी चीजें इसके संबंध में समझाई है कि किस तरह का पर्सन की इनकम कहाँ पर कितनी लायबल होती है। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स पेंशन एंड पेड अब्रॉड in respect of various rendered in India, then same will be deemed to occur in India. So this is a thing, and now I am going to discuss the different things. So basically this is a second thing, basis of charges की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो section 15 that deals with the basis of charges and salary chargeable to tax either on due basis or on receipt basis, whichever is earlier. तो जो भी पहले होगा उसको हम chargeable कहेंगे। However, there are any where any salary paid in advance or is assessed in the year of payment, it cannot be subsequently brought to tax in year in which it becomes due. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू द टैक्स। ठीक है, उसको नहीं लिया जा सकता। एंड इफ द सैलरी पेड इन एरियर हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, ठीक है, तो जो भी ड्यू होगा और उसको मिलेगा तो द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन। उसके बाद दोबारा से उसको जो है टैक्स नहीं किया सकता। एंड इट इज सेड पेड एज पर सेक्शन 15 द इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी वुड बी इंक्लूडेड। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं अगर हम उसको देखते हैं तो any salary due to an employee from an employer or a former employer during the previous year, irrespective of the fact whether it is paid or not, ये हमें देखना पड़ेगा। कोई भी सैलरी जो आपको सैलरी ड्यू है या एन एम्प्लॉय और फ्रॉम द एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी प्रीवियस ईयर में जो भी आपको मिला है तो पेड है या नहीं है उसको देखना, इट इज पेड और नॉट, लेकिन सैलरी है। Any salary paid or allowed to the employee and during the previous year by or on behalf of employer or former employer, that would be taxable under his this head, even though the such amount are not due to him during the accounting year. ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी सैलरी पेड या अलाउड है एम्प्लॉय को तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा, दैट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है, अनदर इज सैलरी का जो एरियर है, एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू द एम्प्लॉयर एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
and buy on behalf of the employer or or the former employer, चाहे वो previous current employer हो या फॉर्मर एम्प्लॉयर है, कोई भी एरियर या उसको जो मिलता है सैलरी के रूप में, एंड दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो उसको भी चार्ज माना जाएगा इन केस ऑफ वेयर सच एरियर वुड नॉट वर नॉट बी चार्ज एंड टू टैक्स इन एनी अर्लियर ईयर। तो इन शॉर्ट, सैलरी चार्जेबल टू टैक्स ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ चार्जेस की, तो सैलरी जो चार्ज होती है वो टैक्सेबल जो बनता है उस पर, तो वो ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे होता है। तो ड्यू बेसिस क्या है? व्हेन इट इज अर्न इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो इसको अकर्ड कहा जाता है, यानी कि वो आपने कमा तो लिया लेकिन अगर आपको रिसीव नहीं हुई है तो वो इनकम आपकी मानी जाती है ना। तो अकर्ड इनकम इसको कहा जाता है। एंड रिसीव्ड बेसिस की अगर हम बात करें, इट इज रिसीव्ड इवन इफ इट इज नॉट अर्न, यानी कि एडवांस। अगर किसी प्रीवियस ईयर में कोई इनकम आपने अर्न कर ली है लेकिन आपको वो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन आपने इनकम अर्न कर ली, तो उसको एडवांस है उसके रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिस है इस पे। इसके अलावा डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज, तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी की अगर बात करें, तो लोन इज अ डिफरेंट फ्रॉम द सैलरी and where an employee takes a loan from his employer, so which is repayable in certain specified installment, the loan amount cannot be brought to tax as salary of the employee. And similarly, अगर हम बात करें, देखो कोई एम्प्लॉय जो है वो अगर एम्प्लॉयर से लोन ले लेता है, तो वो जो है वो डिफरेंट कहलाती है, और इस तरीके से वो रीपेबल कर सकता है इंस्टॉलमेंट में। द लोन अमाउंट इज कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी लोन अमाउंट जो है टैक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके अलावा एम्प्लॉय सिमिलरली एडवांस सैलरी अगेंस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडवांस, है ना। तो एडवांसेस अगर कोई हम लेते हैं वो सैलरी से डिफरेंस होते हैं, तो सैलरी एडवांस अलग चीज है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी अलग चीज है। तो इट इज एडवांस टेकन बाय द एम्प्लॉय एंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, दिस एडवांस इज जनरली एडजस्टेड विद हिज सैलरी ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड, कैन नॉट बी एक्सेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें परफॉर्मेंस परफॉर्मा, ये जो परफॉर्मा है आपका, ये फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी जो है, इसको हम यूज करेंगे। आपको भी कैलकुलेशन जब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फ्रॉम द इनकम, अगर हम देखें तो इनकम क्या है, सैलरी के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पार्टिकुलर्स देन अमाउंट, यहाँ पर है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो आपको मिलती है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है उसका बेसिक्स है, आज की डेट में जैसे हम कहते हैं कि ग्रेड पे सिस्टम खत्म हो गया और ये जो टेबल है जो अलग अलग सिस्टम उसमें है। तो बेसिक सैलरी लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हमारी जैसी सैलरी होती है तो उसमें वो बेसिक सैलरी आ जाती है। कोई फी कमीशन अगर आपको मिलता है तो वो आपका प्लस हो जाएगा, बोनस अगर आपको मिलता है वो प्लस हो जाएगा। देन अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या है ये आप देख सकते हैं, डियरेंस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंसेस है। तो डियरेंस अलाउंस डीए मिलता है आपको, इसको महंगाई भत्ता हम कहते हैं, ये यहाँ प्लस हो जाएगा। हाउस रेंट है अगर मिलता है आपको तो जितना मिला प्लस लेस द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, इसमें एग्जेम्प्टेड होते हैं एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एक्चुअल रिलेवेंट ईयर, ये देखना है, या 50 और 40% ऑफ द सैलरी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। सो ये देखना है क्योंकि 50% इन द मेट्रो सिटी, 40% इन द अंडर अदर सिटीज, तो इनमें से तीनों में से जो कम होता है उसको यहाँ पर हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं और बाकी को जो है टैक्सेबल कर लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, वो आपको मिलता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों पे 100 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर ये एग्जेम्प्ट होता है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेज अगर आपको मिलते हैं किसी को तो लेस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपका एग्जाम जो है यहाँ पर आएगा, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड होता है, लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड कितना है, लेस 3,200 इन केस ऑफ ब्लाइंड और डीफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय कोई है तो उसको 3,200 जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ये आपका यहाँ पर इनकम में जुड़ता है। अदर अलाउंसेस वो अगर मिलते हैं तो वो भी इनकम में जुड़ते हैं। देन टैक्स परक्विजिट्स अगर हम बात करें तो टैक्सेस परक्विजिट्स जो है वो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको मिली है किसी एम्प्लॉय को तो उसकी क्या है, तो इफ अकोमोडेशन ऑन बाय द एम्प्लॉयर सिटी हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 25 lakhs है ना, और 15% ऑफ सैलरी एंड माइनस रेंट का रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये है। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10 lakh to 25 lakh अगर है तो 10% ऑफ सैलरी माइनस रेंट रिसीवर्ड एंड एम्प्लॉय। इन अदर केसेस
7.5% ऑफ सैलरी एंड दिस। तो ये अकोमोडेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर एम्प्लॉय जिसकी जो वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय का है वो यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हैं। इफ अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का जो अकोमोडेशन है वो उसने लीज पे लिया हुआ है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। ये सेकंड थिंग है, इफ अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर, तो लोअर of the following: rent paid by employer of 15% of salary, less rent recovered from the employees, and valuation of use of motor car। अगर मोटर कार आप यूज करते हैं कंपनी की तो उस पर जो है आपको टैक्स का क्या है तो उसमें भी रूल्स हैं। एनी अदर पर कोई अन्य है तो टैक्सेबल एन्युटी एंड अनकमिटेड पेंशन है वो आपकी इनकम में आएगी, टैक्सेबल कमिटेड पेंशन है वो आपकी इनकम में आएगी, टैक्सेबल ग्रेच्युटी जितनी होती है वो यहाँ आएगी, मीन्स जो गवर्नमेंट की लिमिट है उसके बाहर अगर आपको मिलती है तो वो टैक्सेबल होगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय 20 लाख तक जो है आपकी टैक्स फ्री है और 20 लाख से ऊपर होती है तो वो आपको टैक्सेबल होती है। लीव एनकेसमेंट अगर आपको मिलता है तो वो भी एक लिमिट है, जो रूल्स हैं इसके वो हम आपको बताएंगे इसमें। लीव ट्रेवल कंसेशन है तो वो आपका टैक्सेबल है। प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई है तो वो आपका, तो इन सबको जोड़ के आपको ग्रोस सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर ग्रोस सैलरी आप फाइंड आउट कर लेते हैं देन लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या टैक्स डिपार्टमेंट 50,000 और सैलरी विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो लेस हो जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स है तो वो यहाँ पर लेस हो जाएंगे। देन वी गेट द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो इस तरीके से इनकम जो है हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो टर्म है वो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग एंड आई डिस्कस विद यू इन दैट particular session introduction and the basis of charges. So thank you very much. I hope you understand. If you have any problem then contact me.